हेलो कैटालिशियन, कैसे हो आप लोग। चलो केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत करते हैं। अगले लेक्चर में हमने बहुत सारी डिस्कशन के लिए थी। अब बात आती है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने महाभारत देखा है ना, उसमें आता है संभवामी युगे युगे। यहाँ टाइटल लगा दीजिए संभवामी एग्जाम में स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन या दो, एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, दो भी आ सकते हैं। बात करते हैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की। तो टाइटल आपको लगाना है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, लेकिन उससे पहले दूसरा टाइटल लगाइए। क्या? इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। तो यहां लिखिए, इसके नीचे लिखिए इट इज अप्लाई फॉर रिवर्सिबल फास्ट स्टेप। देखिए ये कहां पे हम इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए रिवर्सिबल फास्ट स्टेप रिएक्टेंट ए K1 रेट से B बना रहा है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो गई। हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की, K2, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है K1, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन बात हो गई। और जब आपको ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई हो और यहाँ ब्रैकेट में उन्होंने कह दिया हो कि ये फास्ट स्टेप है, क्या है? फास्ट इक्विलिब्रियम है, तब इसका रेट आप कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझना। जब फास्ट इक्विलिब्रियम हो और रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो उसका रेट आता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सिर्फ यही बात आपको लिखनी है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट यानी कि इसका रेट कांस्टेंट क्या है भाई? K1। और ये रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंडेंट होगा? उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी कि यहाँ आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट क्या है? K2 है और उसका रिएक्टेंट B है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा। यानी कि जब आपको ऐसे इक्वेशन मिले कि जो रिवर्सिबल हो और ब्रैकेट में जब उन्होंने साफ साफ बता दिया हो कि फास्ट इक्विलिब्रियम है, जब स्लो होगा तो वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन जब फास्ट इक्विलिब्रियम होगा तो लिखा होगा। जब लिखा ऐसा मिले तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या है फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, इसको देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A K1 रेट से B बन रहा है, दूसरा B K2 रेट से फिर से A बन रहा है। तो चलो ये रिएक्शन का मुझे रेट लिखना है, तो ये रिएक्शन का रेट क्या आएगा? K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंडेंट है भाई? K2 उसके इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, तो उसका इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन B आ गया। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये बात हो गई इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन की। फिर से कह रहा हूँ, तभी आपको अप्लाई करना है जब आपको रिवर्सिबल रिएक्शन विथ फास्ट इक्विलिब्रियम आए। क्या है भाई? फास्ट इक्विलिब्रियम लिखा मिले तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब हम बात करते हैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की। तो लिखिए, टाइटल लगा दीजिए स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको उसको समझना होगा, क्योंकि हर बार नया क्वेश्चन आएगा। हर बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, हर बार नया क्वेश्चन आएगा। आपको आता है तभी आप सोल्व कर सकोगे। रटा लगा के स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का आंसर नहीं आएगा। उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो टाइटल लगा दीजिए स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन।
स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इसको हम एस एस ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एस एस ए से रिप्रेजेंट हो गया। तो यहाँ लिखिए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, रेट ऑफ इंटरमीडिएट will become zero। ये याद रखना है। मान लीजिए इंटरमीडिएट कोई भी आए, di/dt लिख देता हूँ इंटरमीडिएट, वो क्या होगा, ऑलवेज उसका आंसर 0 आएगा। ये बात स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की हो गई। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ इसके बाजू में लिख देना संभवामी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। और एक दूसरी बात, ये स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के एग्जाम्पल देखने से पहले बता दूं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम। जब तक आपको ना आ जाए तब तक एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन पहली कंडीशन, जो पहले एग्जाम्पल में मैं जो कैसे करता हूँ वो समझो। पहले एग्जाम्पल में आपको समझ आएगा, दूसरे एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत आएगा, तीसरे एग्जाम्पल में आपको अब परफेक्ट समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। चौथा एग्जाम्पल आप खुद कर सकोगे। ऐसा मत समझना कि चलो एक ही एग्जाम्पल में सीख लो सारा कुछ। हम आराम से पढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, सभी में एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, लेकिन एक एक करके एग्जाम्पल हम देखते हैं। आराम से समझना, मैं जो बोल रहा हूँ वही समझना, सिर्फ बोर्ड पे फोकस मत करना। साथ साथ यदि लिखने की कोशिश की तो बहुत ही, बायोलॉजी वालों को तो बहुत ही तकलीफ होगी, या इसमें तो नहीं होगी स्टडी स्टेट, लेकिन जिसको प्रॉब्लम हो रही है ना, उसका प्रॉब्लम क्या है पता है। जिसको काफ़ी सारे स्टूडेंट को मुझे मैसेज आते हैं, सर ये स्टेप में प्रॉब्लम है, ये स्टेप में, तो उसको मैं बता दूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे मैसेज मत करना, ना समझ आए मुझे मैसेज करो, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा ही। लेकिन लेक्चर जब आप देख रहे हो ना, तब मैं साथ में लिखने की बात मत करो कि चलो सर भी लिख रहे हैं मैं भी लिखता जाऊँ। पहले पूरा बोर्ड में लिख लूँ, आपको पता चल जाए कि सर अब निकालने वाले हैं, तब वीडियो पॉज करके आप लिख लो आराम से। साथ में लिखोगे तो क्या दिक्कत होगी मालूम है, आपका कंसंट्रेशन लिखने में चला जाएगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप समझ नहीं पा रहे हो, सिर्फ लिखते जा रहे हो, उसका क्या मतलब है भाई। सिर्फ लिखने से तो बुक बनेगी आपकी, आपको तो कुछ आएगा नहीं। इसीलिए बता रहा हूँ, पहले मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आसानी से समझो, बाद में लिखना। लिख तो कभी भी सकोगे दोस्त आप, लेकिन एक्सप्लेनेशन बारी बारी नहीं होगा, बाद में लिखना। बात करते हैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के एग्जाम्पल की। आराम से अब पेन छोड़ दीजिए, अभी ही पेन छोड़ दीजिए। आप सिर्फ आप फोकस कीजिए, जो मैं लिख रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ वहाँ पे फोकस कीजिए। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन इज, ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट पी बना रहा है। और एक बात, आपको साथ में मैकेनिज्म भी मिलेगी, मैकेनिज्म दी हुई है। ये क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में इतना सब कुछ मिला होगा। ए बी K1 रेट से C बना रहा है, B + C K2 रेट से प्रोडक्ट P बना रहा है। इतना एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब आपको क्लियर ना हो कि आपको क्या फाइंड करना है, तो ऑलवेज आपको जब नहीं दिया हो तब आपको फाइंड करना होता है। क्वेश्चन क्या होता है, dP/dt फाइंड करना है। क्या dP/dt हमें फाइंड करना है। तो देखो भाई, ये तो रही रिएक्शन, ये रही मैकेनिज्म। अब समझना, आराम से समझते हैं। हम स्टार्ट डायरेक्ट कहाँ से करेंगे, मैकेनिज्म से। रिएक्शन अभी आपको देखनी ही नहीं है, अभी आप रिएक्शन में देखो, सिर्फ मैकेनिज्म देखो। रिएक्शन जब देखनी हो तब मैं बोलूँगा। dP/dt, मुझे dP/dt चाहिए, तो चलो यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन
यहाँ से लिखो तो भाई dp अपॉन dt। आप जानते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, dp अपॉन dt। ये मुझे फाइंड करना है। तो पहला काम क्या करना है, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की। तो सिर्फ अभी मैकेनिज्म में ही देखना है, रिएक्शन में नहीं देखना है। मैकेनिज्म में देखो P कहाँ लिखा है, चलो P जहाँ लिखा हो ना वहाँ चले जाइए। यहाँ पे प्रोडक्ट P है ना, चलो मैं यहाँ आ गया। पहली बात क्या करनी है, जिसके बारे में लिख रहे हो वहाँ चले जाओ। मैं यहाँ प्रोडक्ट के पास चला आया, चलो यहाँ प्रोडक्ट के पास चला आया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट का रेट लिखो। ये प्रोडक्ट का रेट कौन सा है भाई, K2, तो यहाँ लिख लो डायरेक्ट K2। समझना फिर से, प्रोडक्ट का रेट लिखा मैंने, दूसरा कुछ नहीं किया। यहाँ से मैं यहाँ तक आ गया, प्रोडक्ट का रेट आ गया, पहला स्टेप खत्म, हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया। अब दूसरी बात, ये जो प्रोडक्ट है वो बन किस में से, यानी कि उसके रिएक्टेंट कौन से है, प्रोडक्ट के रिएक्टेंट कौन है भाई प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट का रिएक्टेंट ये बी एंड सी है। बी एंड सी दोनों है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी लिख लो। चलो ये लिख लिया, ये हमारा आंसर आ गया। dp अपॉन dt का आंसर ये आ गया। आई बात समझ में। फिर से एक बार क्या किया, जिसके बारे में लिख रहे हो वहाँ चले आए, चलो P के पास चले आया। अब उसका रेट लिखो, क्या है भाई K2, अभी फॉरवर्ड रिएक्शन है तो उसकी ही बात करते हैं। यहाँ चले आए, K2 लिख लिया, जैसा दिख रहा है वैसा लिखते जाओ, कुछ मगजमारी मत करो। P से K2 आ गया तो K2 लिख लिया। अब यहाँ रुको, अरे भाई रुको, रुक के देखो कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है, हमारी प्रोडक्ट के रिएक्टेंट कौन से है, प्रोडक्ट किस में से बन रही है, तो कि भाई B और C में से, तो वहाँ चले आए। तो कौन K2 इंटू बी इंटू सी। अब देखो जो हमने जो ये लाइन लगाई है ना, रेड लाइन, वो स्ट्रेट लाइन है या यू, या मुड़ के हम पीछे आए, अभी तो हम स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो इसकी साइन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसकी साइन क्या आएगी भाई, पॉजिटिव आएगी। यदि एस, या मान लीजिए ये ऐसे आया होगा, ऐसा, चलो यहाँ से यहाँ आइए, फिर से और वो लाइन आपने यू टर्न ले लिया, जब यू टर्न आएगा तब नेगेटिव साइन आएगी, लेकिन उसकी बात अभी हमें नहीं करनी। यहाँ तो सिर्फ किसकी, प्रोडक्ट की स्ट्रेट लाइन आई तो ये साइन पॉजिटिव आ गई। ये आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। लेकिन एग्ज़ाम में आपको जो ऑप्शन दिए होंगे 4 ऑप्शन, उसमें कौन सी टर्म नहीं दी होगी, उसमें आंसर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी नहीं होगा, उसका आंसर ए और बी में ही होगा, क्योंकि उसका पता हमें कहाँ से लगा भाई। अब हमें देखना है कहाँ, अब हमें देखना है रिएक्शन। ये 2 टर्म मिली ना कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म, तो अब रिएक्टेंट में देखो तो ये जो रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट में कौन से 2 टर्म है, एक तो ए है, दूसरा बी है। हमें मिली बी और सी, तो उसका आंसर, हमारा जो आंसर आएगा फाइनल आंसर, वो या तो ए में आएगा या तो बी में आएगा, या तो ए और बी दोनों साथ आएंगे, लेकिन सी में कभी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सी तो हमारा क्या है भाई, इंटरमीडिएट है, और एग्जाम में ऑप्शन में कभी सी नहीं दिया होगा। यानी कि यहाँ सिर्फ आपको रिएक्शन किस लिए दी होगी, वो टर्म डिसाइड करने के लिए। आपको यहाँ डी और सी दोनों टर्म मिली, लेकिन कौन सी टर्म नहीं चलेगी, सी वाली टर्म नहीं चलेगी, बी वाली चलेगी। जो रिएक्शन में टर्म होगी ना, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिएक्टेंट में होगी ना, वो यहाँ चलेगी, दूसरी नहीं चलेगी। बी तो है वहाँ, तो बी चलेगा, लेकिन सी चलेगा नहीं। तो ये हमें सी का कन्वर्जन किस में करना होगा, ए में, यानी कि सी के कॉन्सेंट्रेशन की कुछ वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो यहाँ अब हम फाइंड करते हैं, ये इक्वेशन सही है, चलो ये इक्वेशन भी सही है, इसको मैंने नंबर 1 बता दिया। लेकिन यहाँ से हमें पता चला क्या, कि सी वाली टर्म नहीं चलेगी। तो यहाँ इसका यदि मैं कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लूँ, dc अपॉन dt फाइंड कर लूँ, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि C की कन्वर्जन A या B में हो जाएगा। देखो C क्या है भाई हमारा, C इंटरमीडिएट है, यानी कि dc अपॉन dt
अकॉर्डिंग टू स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, अकॉर्डिंग टू स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, रेट ऑफ इंटरमीडिएट, रेट ऑफ इंटरमीडिएट will become 0। इंटरमीडिएट का रेट क्या होता है? dc अपॉन dt इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब देखो dc अपॉन dt मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dc अपॉन dt। ध्यान से समझना, पहला काम हमने यहाँ क्या किया था, प्रोडक्ट का फाइंड कर रहे थे, तो प्रोडक्ट के पास चले गए, वहाँ से एरो सब कुछ लगा दिए। अब मुझे फाइंड करना है dc अपॉन dt। तो समझो dc अपॉन dt, c का फाइंड करना है। रिएक्शन में जहाँ c हो ना वहाँ चले जाओ। देखो तो यहाँ c है ना, पहले मैं पहली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ c है, तो c के पास चले गए, c से स्टार्ट करो उसके रेट कांस्टेंट तक। कौन सा रेट कांस्टेंट है? K1 लिख लिया मैंने K1। अब C किसकी प्रोडक्ट, C का रिएक्टेंट कौन सा है, यानी कि C जो बन रहा है उस किस में से बन रहा है? A और B में से। पहला स्टेप यहाँ खत्म, यहाँ दूसरा स्टेप A और B में से, यानी कि यहाँ लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब देखो लाइन कैसी आई? स्ट्रेट लाइन आई, यानी कि इसकी साइन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव K1 प्लस AB। ये पहली बात खत्म पहले स्टेप की। फॉर स्टेप नंबर 1। दूसरे स्टेप की बात करते हैं। इसके लिखना है dc अपॉन dt ही लिखना है। क्या लिखना है? dc अपॉन dt। एक बात और समझा दूं, यहाँ मैं आपको दोनों स्टेप साथ में करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? दोनों स्टेप साथ में, क्योंकि एग्जाम के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, एग्जाम के लिए। और एग्जाम में तो फटाक से आंसर आना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस हमें पहले से ही ऐसी प्रैक्टिस हैबिट रखते हैं। ये पहली रिएक्शन की बात हो गई, आपको मालूम हो गई dc अपॉन dt क्या आएगा? K1AB आ गया यहाँ, क्योंकि C से स्टार्ट किया, पहला रेट कांस्टेंट जो दिखा वो लिख लिया, और C किस में से बन रहा है? B और A B में, वो सब कुछ लिख लिया। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे स्टेप में। यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ समझने की बात आई, यहाँ पे भी C है ना, तो चलो C से स्टार्ट करना है हमें। C से पहला स्टेप कौन सा आएगा? रेट कांस्टेंट ही लिखना है। चलो मैंने यहाँ रेट कांस्टेंट लिख दिया, K2 है रेट कांस्टेंट। अब देखो, अब हम समझने के लिए क्या बोल रहा हूँ, आपको यदि तकलीफ हो तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। सिर्फ समझने के लिए जो हम यहाँ यूज़ करेंगे ना ट्रिक, वो सिर्फ आपको समझने के लिए है। यहाँ है ना, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, ध्यान से समझना। ये रिएक्टेंट है। अभी तक हम दोनों प्रोडक्ट की बात की, ये भी प्रोडक्ट का रेट है, ये भी प्रोडक्ट का रेट है, लेकिन अब हमें लिख रहा है वो रिएक्टेंट का रेट लिख रहा है। तो पहला तो यही लिखने का है कि C, या पहले स्टेप की बात हो गई। दूसरे स्टेप में जो C है यहाँ आ गए, वहाँ से कहाँ आना है? रेट कांस्टेंट तक आ गए, रेट कांस्टेंट K2 लिख लिया। अब जो हमारा C फॉर्म हो रहा है ना, C का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है भाई? C का स्टार्टिंग मटेरियल C खुद है। क्या है? C का स्टार्टिंग मटेरियल C खुद है, क्योंकि यहाँ रिवर्सिबल एरो नहीं है, यानी कि C खुद एक रिएक्टेंट है। यानी कि ऐसा बोलेंगे कि C फॉर्म किस में से हो रहा? अब पहले स्टेप में देखना ही नहीं है भाई, सिर्फ दूसरे स्टेप की बात कर रहे हैं, सिर्फ दूसरे स्टेप की बात। तो पहले C, उसका रेट कांस्टेंट लिख लिया K2। अब C यहाँ तक, यहाँ आके रुको। अब देखो तो भाई, ये जो C फॉर्म हो रहा है उसका रिएक्टेंट कौन कौन है? B और C है। इसके रिएक्टेंट B और C, ऐसा ही समझना है आपको, और ऐसा ही है समझना है, यानी कि ऐसा ही है। वो तो आपको आसानी से यहाँ साइन में और उसके कॉन्सेंट्रेशन कौन से आएंगे इसीलिए बता रहा हूँ। इसको ऐसे हम बोलेंगे कि जब रिएक्टेंट की बात हो रही हो तो उसका रेट कांस्टेंट लिख लिया। बाद में देखो कि यहाँ तक, यहाँ से C का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि C का रिएक्टेंट कौन से है? C के रिएक्टेंट 2 है, एक C खुद और दूसरा B है। तो यहाँ लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। अब देखो तो हमने यू टर्न लिया ना, हमारी जो एरो आ रहा था उसमें यू टर्न आया,
और जब आप पीछे मुड़े, फिर से पीछे मुड़े, यहाँ से यहाँ तक आ गए, लेकिन फिर से पीछे मुड़े और पीछे मुड़ो जब, तब आगे आएगी नेगेटिव साइन। क्या आएगी? नेगेटिव साइन। और आपको मालूम है इंटरमीडिएट का रेट कांस्टेंट, इंटरमीडिएट का रेट क्या होता है? 0। तो यहाँ से ये वाली टर्म नेगेटिव है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे ले लूँ तो क्या आएगा? K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू C आ गया। यही है। तो यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C चाहिए, तो K1 क्या मिलेगा? A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेशन में K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आ गया। ये वाली टर्म ये दोनों यहाँ चली आएगी। देखो तो भाई ये B तो कॉन्सेंट्रेशन कैंसल आउट, तो फाइनल C इज इक्वल टू क्या आया? K1 डिवाइडेड बाई K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ये हमें C का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। इसको यहाँ इक्वेशन में रख देता हूँ, तो dP अपॉन dt क्या आया? dP अपॉन dt K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B तो हमें एज इट इज रखना है, C की वैल्यू यहाँ से रख दो, K1 K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। देखो भाई यहाँ से K2 गया, ये भी K2 गया, फाइनल क्या आया? K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब यदि ये dP अपॉन dt का आंसर आ गया, ये आपका आंसर है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ऑप्शन नहीं दिए होंगे। एग्जाम में क्या पूछा होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जाम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछते हैं, कभी कभी डायरेक्ट ये भी देते हैं, कभी ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म क्या? समेशन 1+1, यानी कि ये dP अपॉन dt सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। कौन सी हो गई भाई? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये सिंपल कितना मार्क्स देता है? 4 मार्क्स। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर से समझा रहा हूँ, जब आपको समझो पूरा एग्जाम्पल, जब आपको कुछ बोला ना हो कि क्या फाइंड करना है, तब आपको ऑलवेज प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट का रेट कैसे लिखेंगे? समझो dP अपॉन dt मुझे लिखना है, तो पहले प्रोडक्ट के पास चले जाओ। यहाँ प्रोडक्ट रिएक्शन मत देखो, सिर्फ यहाँ मैकेनिज्म में प्रोडक्ट, मैकेनिज्म में प्रोडक्ट्स के आगे जाओ, रेट उसका क्या है? K2, तो K2 लिख लिया। K2 से वो प्रोडक्ट बन किस में से रही है, यानी कि प्रोडक्ट के रिएक्टेंट कौन से है? प्रोडक्ट के रिएक्टेंट B एंड C है, तो B एंड C लिख लिया। ये बात हो गई, हमारा आंसर तो आ गया। अब देखो ये जो 2 टर्म मिली है, अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन में कौन सी टर्म है? A और B। हमें B और C मिली, यानी कि B वाली टर्म चलेगी, लेकिन C वाली टर्म नहीं चलेगी। तो dC अपॉन dt फाइंड कर लीजिए, यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन C फाइंड करना है, तो dC अपॉन dt लिख दूँ। अब dC अपॉन dt के लिए क्या है? जहाँ जहाँ C हो वहाँ चले जाओ। पहले स्टेप में C यहाँ है, यहाँ आ गया, उसका रेट कांस्टेंट क्या है? K1 लिख लो। K1 C बना किस में से भाई? C का रिएक्टेंट A और B है, तो यहाँ A और B लिख लिया। पहला स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में आ जाओ, C यहाँ है ना, तो C से पहला काम रेट कांस्टेंट लिखो, K2 है, साइन अभी नहीं लिखनी, K2। अब इसको बोलते कैसे है समझना, C का रेट कांस्टेंट K2 लिख लिया। अब यहाँ से देखो C किस में से बन रहा है भाई? C बन किस में से रहा है? B और C में से, ऐसा बोलना है आपको। इसका प्रोनाउंसिएशन आप समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। C किस में से बन रहा है? B और C में से, तो यहाँ लिख लो B और C। हम पीछे मुड़े तो आगे नेगेटिव साइन, यदि स्ट्रेट लाइन हो, हमारे एरो की स्ट्रेट लाइन हो तो पॉजिटिव साइन, पीछे मुड़ जाए तो नेगेटिव साइन। ये बात आपको याद रखनी है। आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो, आपको आसानी से सब कुछ आ जाएगा। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे उतना आपको आसानी से समझ आएगा। पहले एग्जाम्पल में सिर्फ पता चलता है कि ऐसा होता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, और ये रटा लगाने की वाली बात नहीं है, क्योंकि हर स्टेप बदल जाएगा, चेंज हो जाता है हर स्टेप, इसलिए रटा मत लगाओ, कॉन्सेप्ट समझो। और मेहनत में भी हमें दौड़ना नहीं है भाई, चलते रहना है। दौड़ोगे तो थक जाओगे, चलते रहोगे, रुकना भी नहीं है, दौड़ना भी नहीं है।
सिर्फ काम क्या करना है, चलते रहना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, A प्लस बी रिएक्शन दी हुई है आपको। क्या है रिएक्शन, क्या है A प्लस बी प्रोडक्ट P बन रही है। इसकी मैकेनिज्म क्या है भाई, इसकी मैकेनिज्म है K फॉरवर्ड रिवर्स दोनों आ गई, K1 K2 रेट C बन रहा है, और दूसरा स्टेप B प्लस C K3 रेट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट P बन रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे। हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, यदि कुछ दिया हुआ ना हो तो फाइंड क्या करना है, dP अपॉन dt हमें फाइंड करना है। तो चलो इसका अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्या देखते हैं, सॉल्यूशन, समझना ध्यान से। फाइंड क्या करना है, dP अपॉन dt। तो देखो जिसकी बात कर रहे हैं वहाँ चले जाओ। कहाँ पर, मैकेनिज्म में। रिएक्शन अभी मत देखो, रिएक्शन तो बाद में देखनी है हमें। प्रोडक्ट की बात कर रहा है ना, चलो मैं प्रोडक्ट के पास आ गया। प्रोडक्ट से कहाँ जाने का, ऑलवेज कहाँ जाने का, उसके रेट कांस्टेंट तक आ गया मैं। रेट कांस्टेंट कौन सा है, K3 लिख लिया मैंने, रेट कांस्टेंट K3। अब यहाँ रुक के देखो, यहाँ रुक के देखो कि हमारी प्रोडक्ट है उसके रिएक्टेंट कौन से है। हमारी जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है वो उसके रिएक्टेंट कौन से है, तो क्या भाई बी और सी है ना। तो यहाँ लिख लो बी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। ये आ गया आपका dP अपॉन dt, ये आपका आंसर ही है। लेकिन अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन में कौन सी दो टर्म है भाई, एक A है दूसरी B है। यहाँ हमें मिली B और C, यानी कि कौन सी टर्म नहीं चलेगी, C वाली टर्म नहीं चलेगी। तो DC या मैं C का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लूँ, किसका, C का कॉन्सेंट्रेशन यदि मैं फाइंड कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन DC अपॉन dt क्या होता है भाई, 0 होता है। चलो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, C की। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं आपको समझाने के लिए, पहली बार एक बार आपको समझाने के लिए ऐसा अलग अलग लिखता हूँ, दूसरी बार साथ में ही लिखेंगे। पहले यहाँ से ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, ये रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूँ मैं, समझना फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है, K1 रेट से C बन रहा है, ये पहली फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई। यहाँ से देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। C स्टार्टिंग मटेरियल, रेट कांस्टेंट K2, प्रोडक्ट A बन रही है। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K2A, यही बात है ना। चलो पहले स्टेप की बात करते हैं। अब मुझे फाइंड करना है DC अपॉन dt। तो यहाँ देखो तो भाई पहला काम क्या करेंगे, C के पास चले गए, हाँ भाई चले गए। वहाँ से कहाँ जाना, रेट कांस्टेंट K1, तो लिख लो K1। अब C का रिएक्टेंट कौन सा है भाई, C जो फॉर्म हो रहा है उसका रिएक्टेंट कौन सा है, A है। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लिखो, यही है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। चलो ये पहला स्टेप खत्म। बात आती है यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन की। देखना यही स्टेप है, वो ये वाला स्टेप है, ये रिवर्सिबल। तो C से यहाँ पे भी C है ना, तो उसके लिए भी लिखना है। रेट कांस्टेंट कौन सा है, K2, लिख लो K2। अब यहाँ रुक के देखो कि C का फॉर्मेशन किस में से हो रहा है, सिर्फ यही रिएक्शन के लिए बता रहा हूँ। अब आगे वाली रिएक्शन भूल जाओ, इसी रिएक्शन में देखो C का रिएक्टेंट कौन है, खुद C है ना। C का रिएक्टेंट क्या है भाई, खुद C है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, C का रिएक्टेंट आ गया C, हम पीछे मुड़े ना, C का रिएक्टेंट C है तो हम पीछे मुड़े, यानी कि आगे क्या आएगी, नेगेटिव साइन। ये पहले स्टेप की बात खत्म हो गई। चलो इसको मैं अब हटा दूँ, अब यहाँ डायरेक्ट समझाता हूँ इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। अब पहला मैं लिख रहा हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए
पहला काम क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट K1 तो लिख लिया K1। अब ये नीचे वाली रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, उसको मत देखो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन मत देखो। अभी पहला काम क्या किया, C से रेट कांस्टेंट K1 लिख लिया। अब हम देखो ये C बन किस में से रहा है, A में से बन रहा है, C A में से बन रहा है, यानी कि हम सीधे डायरेक्ट चले जाएंगे ऐसे। ये हमारा पहला स्टेप, यहाँ A आ गया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन A लिख लिया मैंने। A हमारी लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन, तो आगे पॉजिटिव साइन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्लस A1 आ गया, K1A। चलो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो गई, किसकी बात हुई, फॉरवर्ड। लेकिन अभी यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन की भी बात करनी है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की, ये चलो फॉरवर्ड रिएक्शन के एरो में रहने देता हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन का एरो है। अब देखो रिवर्सिबल की यदि बात करनी है फिर भी आपको C के पास ही जाना होगा, क्योंकि C की बात कर रहे हैं। तो C से कहाँ जाएंगे, रेट कांस्टेंट K2 लिख लो, रेट कांस्टेंट K2। अब देखो ये जो C बन किस में से रहा है, ध्यान से देखो ये एरो कैसा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यानी कि C खुद C में से बन रहा है। ये C का रिएक्टेंट खुद C है, तो आगे क्या आ जाएगी, नेगेटिव साइन, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C आ गया। ये बात हो गई रिवर्सिबल रिएक्शन की। चलो एक और C रह गया भाई, कहाँ रह गया, यहाँ रह गया। देखो तो ये दूसरे स्टेप में C है ना, तो उसके लिए काम क्या करना है भाई, रेट कांस्टेंट के पास आ जाओ। तो रेट कांस्टेंट कौन सा है, K3। यहाँ आके रुक के देखो K3 रेट कांस्टेंट है, लेकिन C का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, C का फॉर्मेशन खुद B और C कर रहा है। B और C दोनों C के स्टार्टिंग मटेरियल है, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C आ गया। हमने मोड़ लिया, हम यू टर्न लगा लिए। यदि हमने यू टर्न लगाया तो आगे नेगेटिव साइन आ गई। आप जानते हैं रेट ऑफ किसका, इंटरमीडिएट का, ये C और C इंटरमीडिएट है, उसका अप्रोक्सीमेशन क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ से ध्यान से देखना भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख लूँ K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ध्यान से समझना। ये देखो ये दोनों में C है ना, ये दोनों में C मैंने कॉमन ले ली है। यहाँ क्या बचा, K2, यहाँ क्या बचा, प्लस K3B बचा, K3B ये आ गई, इज इक्वल टू क्या है, 0। ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ना, इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ, इसको नेगेटिव को राइट हैंड साइड पे, तो क्या बचा, K1A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C K2 प्लस K3B। आप तो जैसा दिख रहा है वैसा ही लिखने का है, बात तो यहाँ खत्म हो गई। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन तो यहाँ खत्म हो गई, यहाँ तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, अब कुछ नहीं। मुझे C फाइंड करना है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C क्या आएगा भाई, ये पूरी टर्म, इसके डिनोमिनेटर में K1A डिवाइडेशन में K2 प्लस K3B आ गया, K3B। ये इक्वेशन कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म यहाँ रख दूँ तो फाइनल आंसर क्या आएगा, dP अपॉन dt क्या आता है भाई, K3B वाली टर्म एज इट इज, C का आंसर क्या आया, K1A डिवाइडेशन में K2 प्लस K3B। चलो ये दोनों K3 कैंसल आउट, अरे नहीं होंगे, समझना, कर मत देना ऐसा K3 कैंसल आउट, क्योंकि K3 इंटू B है, ये K3 इंटू B, लेकिन ये समेसन में है, ये समेसन में है, आप इसको डायरेक्ट कैंसल नहीं कर सकते। तो इसको मैं अच्छे से लिख लूँ, dP अपॉन dt इज इक्वल टू, पहले K1 फिर क्या आएगा K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेशन में K2 प्लस K3B। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया भाई। अब आपको समझना, अब आपको पता चला होगा कि कैसे लिखा जाता है, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया टेंशन मत लेना, अब हम अगले एग्जाम्पल फिर देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, आपको आपके हीमोग्लोबिन में घुसा दूंगा। ये जो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है ना, वो हीमोग्लोबिन में चला जाएगा, इतने एग्जाम्पल देखेंगे।
फिर से यही एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूँ। आपको फाइंड क्या करना है, dp अपॉन dt। dp अपॉन dt तो पहला काम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के पास चले जाओ, प्रोडक्ट से उसका रेट कांस्टेंट लिखो, यहाँ से यहाँ गई रेट कांस्टेंट K3 लिख लिया। अब प्रोडक्ट किस में से फॉर्म हो रही है, तो कि भाई B एंड C में से, तो B एंड C में से उसका आंसर आ गया। अब रिएक्शन देखनी है, अब रिएक्शन देखो, यहाँ A और B है, यहाँ B और C, यानी कि ये C वाली टर्म नहीं चलेगी। तो मैं C का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लूँ और इसको यहाँ पे रख दूँ तो हमें आंसर मिल जाएगा। C का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, यहाँ आ जाओ मैकेनिज्म में। फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, C पहला काम रेट कांस्टेंट लिख लिया K1। C का फॉर्मेशन किस में से हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में, A रिएक्टेंट है, C प्रोडक्ट है, यानी कि रिएक्टेंट A उसका स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। हमने लाइन स्ट्रेट लाइन है, आगे पॉजिटिव साइन। रिवर्सिबल की बात करें, पहला काम क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट K2 लिख लिया, K2 लिख लिया। अब यहाँ जाके देखो C का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, C का रिएक्टेंट कौन है, C का रिएक्टेंट खुद C है। हमने पीछे मुड़े तो आगे नेगेटिव साइन। यहाँ आ जाओ, यहाँ जितने C हो ना, मैकेनिज्म में जितने भी C हो सभी के बारे में लिखना है। C रेट कांस्टेंट लिख लो, K3 लिख लिया। यहाँ आके देखो तो भाई C के रिएक्टेंट कौन से है, B और C, दोनों B और C। पीछे मुड़े नेगेटिव साइन। फिर से यहाँ से सिंपल मैथ्स, कॉन्सेंट्रेशन C का फाइंड कर लो, इसको यहाँ पे रख दीजिए, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसको मैं हटा दूँ। एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन दिया मिलेगा और कंडीशन दी होगी, आपको यही क्वेश्चन होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी समझना ध्यान से। ये क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, कैलकुलेट dp अपॉन dt इज व्हेन K2 इज वेरी ग्रेटर देन K3b। आपको जब ऐसा क्लियर कर दे कि K2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है किससे, K3b से, देन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या तो जो कुछ भी dp अपॉन dt फाइंड करना है। तो उसके लिए हम केस देखेंगे, केस नंबर 1 समझना। केस क्या है पहला, K2 इज वेरी ग्रेटर देन K3b। तो इसका मतलब ये हुआ कि K2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है किससे भाई, K3b से। तो K2 के रिस्पेक्ट में, ये जो K2 है, K2 के रिस्पेक्ट में K3b को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट। तो यहाँ रेट क्या बचेगा भाई, तो dp अपॉन dt क्या आएगा, dp अपॉन dt हमारा आएगा K1, इसको ऐसे के ऐसा, K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेशन में K2, K3b तो निगलेक्ट हो गया, ये आपका dp अपॉन dt का आंसर आ गया। और यदि आपको यहाँ से पूछ ले कि जब ऐसी कंडीशन दी हुई हो तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा केस, यदि आपको ऐसा दिया मिले K3b इज वेरी ग्रेटर देन टू K2, तब क्या करना है आपको, तब आपको K2 को निगलेक्ट कर देना है। चलो मैं K2 को यदि निगलेक्ट कर दूं तो dp अपॉन dt क्या आएगा, dp अपॉन dt, यहाँ K1, ये K3 एज इट इज, पहले तो जैसा दिख रहा है वैसा लिख लो। B हमने K2 को निगलेक्ट कर दिया, बचा क्या, K3b बच गया। अब कैंसिल हो सकते हैं, ये K3 गया, B गया, तो dp अपॉन dt क्या आ गया, dp अपॉन dt इज इक्वल टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। जब ये कंडीशन हो, K3b बहुत ज़्यादा हो, तब आपका आंसर आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा आया भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। केस नंबर 3, ये दूसरा केस हो गया। यहाँ देखते हैं केस नंबर 3, ये इम्पोर्टेंट है। केस नंबर 3 समझना, बात ध्यान से समझना भाई। जब आपको कह दे K2 इज इक्वल टू K3b, क्या बोल दिया, दोनों सेम हो, तब क्या करेंगे, तब मुझे यहाँ दो प्रोबेबिलिटी है, या तो K2 का कन्वर्जन में K3b में लिख दूँ, दोनों K3b लिख दूँ,
ये प्रोबेबिलिटी 1, ये प्रोबेबिलिटी 1। प्रोबेबिलिटी दूसरी क्या आ सकती है भाई कि ये K3B का कन्वर्जन, K3B की जगह मैं K2 लिख दूं, यहाँ पे K2, यहाँ पे भी K2। अब ये दोनों में चॉइस कैसे करेंगे समझना। जब आपको सिर्फ यही कंडीशन के लिए, जब दोनों आपको इक्वल दिए हैं, तब आपको कौन सी टर्म लेनी है? ऑलवेज आपको K2 का कन्वर्जन किस में करना है? कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म आपको लिखनी है, यानी कि K2 का कन्वर्जन आपको K3B में करना है, K2 का कन्वर्जन K3B में करना है। तो ये वाली टर्म आपकी सही होगी, ये आप नहीं करोगे। यानी कि जब दोनों इक्वल आए तब एक ही ऐसी टर्म होगी जिसमें कॉन्सेंट्रेशन होगा। देखो यहाँ सिर्फ रेट कांस्टेंट है, यहाँ रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन है, तब आपको सिर्फ जो रेट कांस्टेंट हो उसकी जगह क्या लिखना है? K3B। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, dP/dt क्या आएगा? ये तो एज K1 K3 एज इट इज, K1 K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेशन में K2 की जगह क्या लिखेंगे? K3B और K3B एज इट इज K3B। ऑलवेज कौन सी लिखनी है? कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म ही लिखनी है। अब देखो तो ये 1 K3B दूसरा K3B, तो dP/dt क्या आएगा? K1 K3। देखो ये कैंसिल नहीं हो सकते, अभी समेशन में है, समेशन में डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन 1 + 1 2 K3B लिख सकता हूँ मैं। अरे हाँ भाई लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये K3 गया, ये B गया, बाकी क्या बचा? K1A एंड रेट कांस्टेंट ये यहाँ लिख लेता हूँ, dP/dt क्या आएगा? K1A/2। ये आपका फाइनल आंसर। और यदि ऐसी कंडीशन में पूछा हो तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गई आपकी। क्या आ गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको ये पूरा एग्जाम्पल लिखना है अपनी बुक्स में, लेकिन एग्ज़ाम में ये तीनों केस नहीं देंगे, 3 में से कोई भी एक केस दिया हुआ मिलेगा। जो भी केस हो वो अप्लाई कर देना, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक तो आपको मालूम है कैसे आए, यहाँ तक। अब यहाँ तक आ जाने के बाद जो केस उन्होंने दिया हो वो अप्लाई करके आप आसान से पता लगा सकते हैं कि कौन सा आया। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। चलो एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप ये दूसरा एग्जाम्पल में आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आप सब लोग जीनियस है। हो ना जीनियस आप सब लोग? चलो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बाद में आपको समझ आ जाएगा। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन किसी भी एग्जाम्पल पे आप अप्लाई कर सकोगे। पहले 3 एग्जाम्पल आराम से समझो, शांति से समझो, लिखना मत साथ में। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, या ऐसी फैसिलिटी तो है आपके पास। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्शन दी हुई है A+C, प्रोडक्ट बन रही है P। इसकी मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म भी आपको साथ में ही दी होगी, A+C। इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है भाई? K1 रेट। इसकी रिवर्स रिएक्शन K-1 रेट B। दूसरा स्टेप A+B K2 रेट से 3P बन रहा है। क्या बन रहा है? 3P। समझना। अब हम हर एक एग्जाम्पल में कुछ नया ऐड करते हैं। हर एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में जैसा भी आएगा ना, वैसा एग्जाम्पल हमारे बुक्स में होगा ही होगा। जितनी सारी प्रोबेबिलिटी है ना स्टडी स्टेट अप्लाई करने की, जितनी सारी, सब कुछ हमने कवर कर ली है। आप सिर्फ बुक के सारे एग्जाम्पल ABCD हो तो सब कुछ वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगा, उसकी आपको फिक्र नहीं करने की। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको यहाँ पहला काम ऑलवेज एग्जाम में भी मैकेनिज्म पे ही फोकस करना, रिएक्शन कभी देखनी ही नहीं है।
कब रिएक्शन देखनी है? जब dP/dt आ जाए तब रिएक्शन देखनी है। पहला काम क्या करना है? प्रोडक्ट। देखो यहाँ प्रोडक्ट कितनी है भाई? अभी तक 1p था, अब क्या आ गया? 3p। हमें यहाँ फाइंड करना है dP/dt ही। क्या फाइंड करना है? dP/dt ही। लेकिन इसका रेट कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं यदि आगे कोई कोफिशिएंट हो, क्या हो? आगे कोई कोफिशिएंट हो तो वो उसके डिवाइडेशन में जाएगा। डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन आपने पढ़ा है, दूसरा लेक्चर आपने दूसरा लेक्चर पढ़ा है। मुझे इसका रेट लिखना है डिफरेंशियल, तो 1/3 dP/dt आएगा इज इक्वल टू, किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट के। चले जाओ प्रोडक्ट के पास। चलो मैं आ गया प्रोडक्ट के पास। वहां से कहाँ जाना? रेट कांस्टेंट कौन सा है? K2 लिख लिया। इतनी बात, पहला स्टेप खत्म। रेट कांस्टेंट लिख लिया। अब देखो प्रोडक्ट किस में से बन रही है? प्रोडक्ट के रिएक्टेंट कौन से है? आगे बढ़ो, A और B। ये रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन है, A और B। ये आ गया पहला स्टेप। यहाँ को हमें सिर्फ dP/dt चाहिए ना, तो dP/dt क्या आएगा? ये 3 को यहाँ ले आओ तो 3 of K2 इंटू A इंटू B आ गया। इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ। अब रिएक्शन देखनी है, अब आपको रिएक्शन देखनी है। अब तक रिएक्शन देखनी ही नहीं थी। रिएक्शन में अब क्यों वो लोग रिएक्शन देते क्यों है वो समझो। अब वो आपको एक टर्म फाइंड करने के लिए, यहाँ आपने A और B में dP/dt फाइंड किया, लेकिन रिएक्शन में क्या है? A और C है, यानी कि A चलेगा B चलेगा नहीं। आपका आंसर ये या तो A में आएगा या तो C में आएगा, या तो A और C दोनों आ सकते हैं, लेकिन B तो आने ही वाला नहीं है। तो मुझे फाइंड क्या करना होगा भाई? ये B का कॉन्सेंट्रेशन में फाइंड कर लूँ, dB/dt। तो dB/dt तो B तो हमारा इंटरमीडिएट है ना, तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन dB/dt इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। यहाँ लिखता हूँ dB/dt, तो dB/dt क्या आएगा? समझना, फिर से देखना। रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। पहला मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है? K1 लिख लो आराम से। K1 लिख लिया हमने। अब देखो ये नीचे वाला एरो आप मत देखो भाई, सिर्फ ऊपर वाला एरो देखो, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एरो। B यहाँ तक आ गई है, पहला स्टेप खत्म। K1 रेट लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से रुक के देखो कि B का फॉर्मेशन, ये जो B है इसका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? A और C में से। तो लिखो इसके रिएक्टेंट आ गए A और C, लेकिन A का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। समझना, A का कोफिशिएंट 2 है। तो ये जो कोफिशिएंट होता है ना, वो कहाँ लिखना है? इसके कॉन्सेंट्रेशन वाली पावर में इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C आ गया। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात खत्म। हमारी लाइन कैसी गई? स्ट्रेट लाइन गई, तो आगे क्या साइन आएगी? पॉजिटिव साइन। फॉरवर्ड रिएक्शन की बात खत्म हो गई। बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। चलो यहाँ नीचे लिखता हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का रेट कांस्टेंट कौन सा है? K-1। K-1 लिख दिया, K-1 लिख दिया। अब देखो रिवर्सिबल का स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है भाई? रिवर्सिबल का रिएक्टेंट खुद भी है ना, यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये रिएक्टेंट है। ये किस प्रोडक्ट है? रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो यदि रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तो लिख दिया, अब यहाँ से रुक के देखने का है कि B का फॉर्मेशन किस में से हो रहा है? B का रिएक्टेंट कौन है? B का रिएक्टेंट खुद B है भाई। तो हम पीछे मुड़े, आगे आएगी नेगेटिव साइन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आ गया। आई बात समझ में? B का रिएक्टेंट खुद B है, तो आगे क्या आएगी? नेगेटिव साइन। चलो इसको मैं हटा दूँ, K-1। यहाँ पे भी B रह गया, यहाँ पे भी B रह गया। तो पहला काम क्या करेंगे? रेट कांस्टेंट के पास आओ। रेट कांस्टेंट कौन सा है? K2 लिख लिया। K2 यहाँ आके रुक के देखो कि K2 रेट कांस्टेंट है, लेकिन उस रिएक्टेंट कौन है भाई? ये तो प्रोडक्ट है ना, ये तो प्रोडक्ट है। ये एरो आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट का। B का रिएक्टेंट खुद B और A है, तो यहाँ लिख लो B और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A
एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन हम पीछे मुड़े, आगे आ जाएगी नेगेटिव साइन। आप जानते हैं dB अपॉन dt क्या है? dB अपॉन dt इंटरमीडिएट का रेट क्या होता है? 0। तो ये 0 आ गया, यानी कि ये सभी 0 आ जाएंगे। यहाँ मुझे फाइंड क्या करना है? b फाइंड करना है। चलो यहाँ तो b नहीं, इसको वैसे के वैसा a का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c। यहाँ देखो तो यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b मैंने कॉमन ले लिया, k -1, यहाँ क्या आएगा प्लस K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये आ गया। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 0। ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ना पूरी, इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो क्या लिख सकते हैं? K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू K -1 प्लस सब कुछ वैसा का वैसा K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। मुझे सिर्फ और सिर्फ B चाहिए, तो लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू क्या आएगा? K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वेयर इंटू C डिवाइडेशन में K -1 प्लस K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आ गया। ये K2, ये A और ये A कैंसल आउट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ देखो तो भाई किस में है? समेशन में है। B की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो हमारा पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? dP अपॉन dt क्या आएगा? dP अपॉन dt इज इक्वल टू 3 ऑफ K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, तो एज इट इज। B की वैल्यू यहाँ से K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेशन में K -1 प्लस K2 A, ये आ गया। इसको अच्छे से लिख देते हैं हम। dP अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा? K1 को आगे ले लूँ, 3 K1 K2 A का क्यूब हो जाएगा, यहाँ एक पावर, ये 2, टोटल 3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। अरे दिखाई दे रहा नहीं होगा आपको, हम फ्रेम के बाहर चले गए। यहाँ से लिखता हूँ dP अपॉन dt इज इक्वल टू 3 K1 K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्यूब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेशन में K -1 प्लस K2 A। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन एग्ज़ाम वाले स्मार्ट होते हैं, वो ब्रैकेट में बता देंगे when K1 K -1 is very less than 2 K2A, then order of reaction कैलकुलेट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं भाई, इसको अब मैं हटा दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम केस अप्लाई कर देंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएगा इसका आंसर क्या आता है। अब तो कोई बड़ी बात है नहीं, स्टडी स्टेट अप्लाई करनी ही एक बड़ी बात है, वो तो आपने सीख ली है। अब तो कॉमन सिंप्लीफिकेशन है, कोई भी बच्चा कर सकता है। आपको यदि स्टडी स्टेट अप्लाई करना आ गया, वही आपको यहाँ सीखना था, वो तो आप उसमें तो स्मार्ट हो गए हैं। अब चलो केस नंबर 1 की बात करें। केस नंबर 1 क्या कहा उसने? K2A इज वेरी ग्रेटर देन टू K -1, यही बात वहाँ बोली है। तो यहाँ से आपको पता चला कि K -1 की वैल्यू बहुत कम है, K2A की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो K -1 को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो रेट क्या आएगा? यहाँ से लिखाओ मुझे dP अपॉन dt इज इक्वल टू, ये सब कुछ वैसा का वैसा, 3 K1 K2 कॉन्सेंट्रेशन A⁻³ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेशन में K -1 को निगलेक्ट, बाकी क्या बचा? K2, यहाँ K2 है या K2 ही है, K -1 K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। यदि यहाँ K1 K2 या कोई चेंज हो गया तो वो समझ लेना आप। देखो तो भाई यहाँ K2 तो कैंसल आउट हो जाएंगे, K2 कैंसल आउट। यहाँ A और यहाँ A क्यूब है, तो बाकी क्या बचेगा? 3 ऑफ K1 कॉन्सेंट्रेशन, एक A चला गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वेयर इंटू C। जब आपको ये कंडीशन दी हुई हो तब dP अपॉन dt का इक्वेशन ये आएगा
और यदि आपको यहाँ से ऐसा पूछा है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, n इज इक्वल टू 2 + 1, यानी कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ गई। ये पहला केस हमने अप्लाई कर दिया। केस नंबर 2, ये हमारे खुद का प्रोडक्शन है। केस 2 है ना हमारा खुद का। यदि हम बोल दे कि K-1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन टू K2A, देन n इज इक्वल टू क्या होगा। चलो K-1 बहुत बड़ा है, यानी कि K2A को निगलेक्ट कर दो, बाकी बचा लिख लो dP/dt क्या आएगा भाई, dP/dt यहाँ से 3K1 K2A क्यूब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेशन में K-1 बचेगा। यहाँ तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज इक्वल टू ये 3 + 1 n इज इक्वल टू फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन आ गई। कौन सी आ गई, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। तीसरा केस, केस नंबर 3, यदि आपको ऐसा बोल दे K-1 इज इक्वल टू K2A, क्या बोल दे K2A, ऐसा क्वेश्चन हो, तब आपको क्या करना है, फिर से समझा रहा हूँ, समझना। आपको ये दोनों इक्वल दिए हुए हो, तब ये जो कॉन्सेंट्रेशन बिना, ये जो K-1 है, यहाँ कोई कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म नहीं है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म है, तो जो बिना, जिस पे कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म नहीं है, उसका कन्वर्जन K2A में करना है, यानी कि K-1 की जगह K2A लिखना है। तो क्या आएगा, dP/dt इज इक्वल टू 3K1 एज इट इज K2 3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, K-1 की जगह K2A लिखना है, तो ये K2A आ गया, प्लस K2A तो ऑलरेडी था, तो K2A लिख लिया। ये 1 K2A, दूसरा K2A, क्या आएगा, dP/dt यहाँ लिखता हूँ 3K1 K2A क्यूब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेशन में 2K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। समेशन है, ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेशन नहीं। ये K2 कैंसल, A कैंसल, यहाँ क्या बचा 3 of K1 डिवाइडेड बाई 2 A⁻² इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C आ गया। देखो अब A⁻², यहाँ से आपको यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n पूछ ले तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, ये आ गई आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या आ गई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये बात थी तीसरे एग्जाम्पल की। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इसको मैं हटा दूँ, आपके होमवर्क में रहेगा ये एग्जाम्पल, लिख लो होमवर्क में एग्जाम्पल। रिएक्शन आपको दी हुई है A+C, प्रोडक्ट P बन रही है। मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म ट्राई करना 2A, या तो A, सिर्फ A प्लस 3C, प्रोडक्ट बन रही है B, यहाँ B प्लस 2C, प्रोडक्ट बन रही है 4P। क्या बन रही है, 4P। तो इसका आपको फाइंड करना है dP/dt। dP/dt आप मुझे फाइंड करके बता देना। आपका होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन फोटो के साथ मुझे भेजना, फोटो के साथ मुझे व्हाट्सएप कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, टेंशन मत लो ना, बहुत ही सारे एग्जाम्पल देख लेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इसकी प्रैक्टिस करना। यदि इसमें भी समझना है तो ये लेक्चर दूसरी बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने, 8 मार्क्स। ये बेसिक लेक्चर था, कितने नेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, गेट के भी करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।